तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, बल्कि दो रिपोर्ट है, 2022 और 2023, 2022 और 2023 की। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में पूरी दुनिया में 48,800 विमेंस और लड़कियों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, यानी 48,800 महिलाओं और लड़कियों का कत्ल हुआ। जबकि 2023 में 53,100 53,100 विमेंस एंड गर्ल्स इनका कत्ल हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 60% मर्डर जो महिलाओं के हुए, ये लड़कियों के हुए, उसके कातिल कौन थे जानते हैं? उसके कातिल थे उसके अपने पार्टनर, पति, एक्स पार्टनर, मौजूदा पार्टनर या हस्बैंड। ये डेटा, ये आंकड़ा इसलिए आपको बता रहा हूं कि इधर कुछ दिनों से हमारे देश में एक मजाक भी चल रहा है, मीम्स की बाढ़ आई हुई है। मियाँ और बीवी के बीच नोक झोंक की बातें, तकरार की बातें, ये तब से चली आ रही हैं जब टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं। लेकिन अब नोक झोंक से हटकर जो घर घर में, कहीं ड्रम में, कहीं बैग में, कहीं फ्रिज में, कहीं कुकर में, कहीं बेड में, कहीं बेड के अंदर, कहीं फर्श में, कहीं दीवार पर जो लाशें निकल रही हैं और जिसमें पति पत्नी को मार रहा है या पत्नी पति को, तो इसलिए ये डेटा आपको देना जरूरी था। अभी मेरठ का मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच में दो और खबर आ गई। एक पटना से आई, एक अस्पताल की लेडी डायरेक्टर, उसके अपने हस्बैंड ने किलर से उस केस जिसमें मैं 6 गोलियां उतरवा दी, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के। और दूसरी कहानी जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो तो और भी हैरान करने वाली कहानी है। मतलब इश्क, पति पत्नी रिश्ते, इन सब को लेकर जो क्राइम हो रहे हैं, सोच से परे की चीज़ है। जब एक शादी होती है तो पति पत्नी जब बंधन में बंधते हैं तो एक घर बसता है। लेकिन यहाँ अब घरों से लाशें निकल रही हैं और घर उजड़ रहे हैं। इसी यूनाइटेड नेशन का एक डेटा या एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो 50,000 से ज़्यादा, 48,000 से ज़्यादा जो 2 साल के आपको डेटा दिए, उसमें जो मर्डर हुए, कत्ल हुए, उसमें 90% कत्ल घर के अंदर हुए। यानी जिस घर में पति पत्नी रह रहे हैं तो वहीं से एक लाश बाहर आ रही है, या तो पति की या पत्नी की। तो अपने यहाँ भी इधर लगातार बाढ़ आई हुई है ऐसी खबरों की। हालांकि अपने देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस तरह के डेटा तैयार करे कि हर साल हमारे देश में कितने पति का कत्ल पत्नी करती हैं या कितनी पत्नी पति का कत्ल करती है। अलग से डेटा नहीं है। एक इकलौती एजेंसी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो सिर्फ ये देती है कि देश में कितने मर्डर हुए और किन किन वजहों से मर्डर हुए। तो लास्ट उनका जो डेटा था उसके हिसाब से हमारे देश में 28,000 के आसपास मर्डर हुए और उसमें से 2 उन्होंने जो निकाले वो ये कि इसमें से 1401 मर्डर जो हुए थे वो लव अफेयर में हुए और 1440 रिश्तों को लेकर हुए, हस्बैंड वाइफ के। लेकिन उसमें फैमिली मेंबर भी शामिल है। तो एग्जैक्ट हस्बैंड ने कितने कत्ल किए पत्नियों के और एग्जैक्ट वाइफ ने कितने मर्डर किए हस्बैंड के, ये डेटा अभी तक अलग से नहीं बना। पर मुझे लगता है जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आप सामने आ रही हैं, आने वाले वक्त में NCRB को इसका एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। तो खैर, आज की कहानी शुरू करते हैं। जिस मेरठ से ड्रम निकला, मुस्कान और साहिल की कहानी आजकल आप देख ही रहे हैं, मीम बन रहे हैं। अब लोग घरों में ड्रम की बातें करने देख के भाग जाते हैं। उसी मेरठ से 400 किलोमीटर दूर उसी यूपी में एक जगह है जिसका नाम है औरैया। इस औरैया में 5 मार्च को एक शादी थी दिलीप, और शादी थी दिलीप के साथ प्रगति की जो बड़ी बहन थी, वो दिलीप के बड़े भाई से ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी। तो एक तरह से उसी घर में प्रगति जा रही थी जिसमें उसकी बड़ी बहन ऑलरेडी बहू बनकर रह रही है। घर वालों ने दोनों की मर्जी से शादी की, प्रगति भी तैयार हो गई, उधर दिलीप भी तैयार था। दिलीप एक करोड़पति घराने का लड़का था, 21 साल उम्र। वो जो क्रेन व्रेन चलते हैं तो वो सारी मशीनें थी उनके पास बड़ी बड़ी, तो करोड़ों रुपए की मिल्कियत। तो अच्छा घर था, प्रगति की बड़ी बहन खुश थी, पैसे भी थे। तो घर वालों ने सोचा कि छोटे बेटे से छोटी बेटी की शादी कर देते हैं, रिश्ता तय हो गया। 5 मार्च को बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दिलीप पूरे ताम झाम के साथ बारात लेकर आया, उसके बाद प्रगति को ब्याह कर अपने घर ले गया। 6 मार्च को वो घर पहुंची। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, वहाँ पे तमाम मेहमान आए, मुंह दिखाई में पैसे मिले। फिर इसी बीच 8 दिन बाद होली आ गई। तो 6 मार्च को ससुराल आने के बाद 2 दिन के बाद उनकी रस्म थी, वो फिर वापस अपने मायके चली गई थी 8 मार्च को। फिर वो वापस आई 4 दिन के बाद 12 मार्च को। फिर 14 मार्च को होली थी, होली पे फिर मायके चली गई क्योंकि शादी के बाद पहली होली थी। 14 मार्च को अब प्रगति घर चली गई और अपने घर पर है, मायके में। शादी के अब ठीक 14वां दिन था। 5 मार्च को शादी हुई और अब 19 मार्च की तारीख आ गई। लगभग 14-15 दिन तक शादी की छुट्टी ले रखी थी दिलीप ने, और उसे लगा कि अभी शादी है तो छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी ले ली, फिर होली भी थी। 14 दिन बाद पहली बार वो काम पर गया
अपने इलाके में क्रेन को लेकर बाकी कहीं से जो टेंडर ठेका बाकी चीज़ें थी, तो 19 तारीख को काम पर निकला। वहाँ से उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर लौट रहा हूँ। शादी का घर था अभी तक, लेकिन घर नहीं लौटा। घर वालों ने रात हो गई फ़ोन किया, परेशान इधर उधर ढूंढा। इसी दौरान किसी अजनबी ने उसी इलाके में गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक लाश देखी। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पहुंचती है मौके पर। लाश की शिनाख्त होती है दिलीप के तौर पर। घर वालों को खबर दी गई कोहराम, सिर्फ 14 दिन पहले शादी हुई थी। इधर दिलीप की मौत की खबर अब दिलीप के ससुराल पहुंची। प्रगति जो भी 14 दिन पुरानी दुल्हन, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है, उस तक खबर पहुंची। वो बदहवास रोते चीखते ससुराल पहुंचती है, पूरा ससुराल पहुंच जाता है। अब जवान बेटे की मौत, 14 दिन पहले शादी, शादी का घर, अब भी वही सजावट थी, अब मातम में बदल गया। प्रगति घर आई, रो रो कर बुरा हाल, पूरा मोहल्ला, पूरा ख़ानदान, दोनों पहलू के जो दोनों पक्षों के लोग हैं, सबकी हमदर्दी है प्रगति के साथ कि देखो सिर्फ 14 दिन बाद विधवा हो गई, और वो लगातार रो जा रही है। और ऐसे आलम में यही हाल होगा। कोई भी नहीं सोच सकता कि इतनी जल्दी शादी हुई है, अभी हाथों की मेहंदी भी सूखी नहीं है और आप विधवा हो गए। खैर, इधर घर और इमोशन अलग चीज़ थी, उधर पुलिस का काम था एक केस की तफ्तीश करना। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि गर्दन के पीछे गोली मारी गई है, शरीर पर तेज धार हथियार के बहुत सारे निशान हैं। अब पुलिस केस की तफ्तीश आगे बढ़ाना शुरू करती है, पता करती है पहले करोड़पति दिलीप कोई दुश्मनी, पता चला कि नहीं, वो सीधा साधा, पूरे गांव में क्या दूर दूर तक कोई दुश्मन नाम का चीज़ नहीं। इधर नई नई शादी, पता चला कि शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, प्रगति भी खुश थी, दिलीप भी खुश था। प्रगति के घर वालों में भी ऐसा कोई नहीं जो मतलब क्रिमिनल जिसका बैकग्राउंड हो। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कातिल कौन है, लेकिन केस को अंजाम तक पहुंचाना है। पुलिस ने फिर वही अपना नया तरीका अपनाया जो आजकल है बड़ा काम का, सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल का जो कॉल डिटेल है उसका डेटा, उसको खंगालने का फैसला किया। अब घर वालों से पूछताछ की कि कहाँ से कहाँ तक गया था दिन भर के। उस दिन 19 मार्च का जो उसका रूटीन था, पुलिस ने उसको फॉलो किया, पूरी टीम को। जिस जगह लाश मिली थी उस जगह के आसपास पुलिस ने देखना चेक किया शुरू कि कहीं कोई कैमरा हो, दिख जाए सीसीटीवी। पर वो सुनसान इलाका, वहाँ सीसीटीवी कैमरा था नहीं। लेकिन फिर पता चला कि एक रेस्टोरेंट में गया था दिलीप, और वहाँ कुछ लोग आए थे, और फिर उनके साथ वो क्रेन लेकर निकला था। तो जब क्रेन लेकर निकला तो क्रेन तो काफ़ी बड़ा होता है, उन रास्तों को पुलिस ने टटोलना शुरू किया। पुलिस के नसीब ने साथ दिया, एक जगह एक कैमरा दिख गया। कैमरा दिखा तो वो क्रेन भी नजर आया। पुलिस को उस क्रेन पर दिलीप के अलावा कुछ 3-4 और लोग बैठे नजर आए, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। अब यहाँ से ये पता चला कि जिस रेस्टोरेंट में वो बैठा था उससे पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि दिलीप आया था, घर जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी फंस गई है, क्रेन की ज़रूरत है, मदद कर दीजिए। दिलीप ने इंसानियत के नाते कहा चलो मैं ही मदद कर देता हूँ। वो क्रेन लेकर खुद चल पड़ा था। अब चेहरा साफ नहीं, सीसीटीवी कैमरे में उनको कैसे पहचाने। पुलिस ने उस इलाके के सारे जो मोबाइल का टावर था उसमें कौन कौन से मोबाइल उस वक्त एक्टिव थे, अब उनको सिलेक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे जब पुलिस ने सिलेक्ट करना शुरू किया तो इत्तेफाक से एक नंबर पर पुलिस की नज़र पड़ी। उस नंबर पर नज़र पड़ते ही पुलिस चौंक उठी। वो नंबर था एक हिस्ट्री शीटर का, जिसका नाम था रामजी नागर। रामजी नागर के ऊपर 10-12 केस थे, मर्डर के भी केस थे, जेल जाना रूटीन था उसका, लेकिन इस वक्त इन दिनों जमानत पर बाहर था। अब जिस जगह लाश मिली उस जगह पर रामजी नागर का पाया जाना उसके मोबाइल का पुलिस के कान खड़े कर जाती है। अब पुलिस राम जी को ढूंढती है। इत्तेफाक से राम जी बेफिक्र अपने घर में, पुलिस उससे दबोचती है, उठाती है, लाती है। पहले तो इनकार करता है, फिर पुलिस उससे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है। मौका या वारदात पर उसके मोबाइल के जरिए उसकी मौजूदगी का सबूत देती है। तब राम जी नगर कहानी सुनाता, उसने कहा मैंने मारा। फिर वो 2-3 नाम और लेता है। इसके बाद पुलिस उन जो नाम लिया उनमें से एक नाम के घर पहुँचती है। वो नाम प्रगति के गाँव का ही था, और उसी गाँव में प्रगति जिस गाँव में रहती थी उसी गाँव के रहने वाले एक लड़के का, जिसका नाम था अनुराग। अब पुलिस अनुराग को उठाती है। अनुराग रामजी नगर को पहले ही पुलिस कस्टडी में देख चुका था, उसकी हवा खराब थी। अब दोनों को बिठाकर पुलिस पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद अब पुलिस वहाँ से निकलती है और सीधे दिलीप के घर पहुँचती है। दिलीप के घर में अब भी मातम पस रहा है। शादी को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे। दिलीप की विधवा प्रगति का रो रो कर बुरा हाल, पूरा घर उसको अभी ढाढ़स बंधा रहा है, दिलासा दे रहा है, हमदर्दी जता रहा है। और तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है। लोगों को लगा कि केस की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस आई है, कुछ पूछताछ होगी, कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन पुलिस सीधे कहती है कि उन्हें प्रगति से पूछताछ करनी है। फिर भी घर वालों को लगा कि बीवी है, 15 दिन पहले शादी हुई है, हो सकता है कुछ राज की बातें दिलीप ने प्रगति को बताई हो, कुछ दुश्मनों के बारे में। प्रगति पुलिस के सामने थी। पुलिस वाले बाकी लोगों को कमरे से बाहर कर देते हैं, अकेले में प्रगति से एक रूम में बातचीत करते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के बाद अब पुलिस वाले प्रगति का हाथ पकड़े लेडी पुलिस वाली साथ में घर से बाहर निकल रहे हैं। बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में प्रगति को बैठा रहे हैं। जैसे ही प्रगति को पुलिस वाले गाड़ी में बिठा रहे और पुलिस वाली उसके हाथ पकड़ेगी,
पूरे घर वालों का माथा ठनक जाता कि ये क्या है। एक तो पति सिर्फ शादी के 14 दिन बाद मर गया, 14 दिन के अंदर वो विधवा हो गई, और पुलिस उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर क्यों ले जा रही है। कुछ लोग विरोध करने के लिए सामने आए तो पुलिस ने कहा आप लोग इंतज़ार कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो आपकी बहू है असल में आपके बेटे की कातिल यही है। सुनकर पूरा घर एक तरह से लगभग सदमे में चला जाता है। पुलिस थाने पहुंचती है, प्रगति से फिर से पूछताछ होती है। इसके बाद अनुराग और प्रगति का आमना सामना कराया जाता है, फिर रामजी नागर और अनुराग का आमना सामना कराया जाता है, और उसके बाद सारी कहानी आईने की तरह साफ हो जाती है। कहानी एक अजीब कहानी। ये कहानी ऐसी थी कि जिसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेती तो शायद दिलीप की जान ना जाती, लेकिन जब दिमाग पर और अकल पर पर्दा पड़ा हो और लालच उस पर्दे को और गहरा कर दे तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। असल में प्रगति जिस गांव में रहती थी उसी गांव के एक लड़के अनुराग से उसकी दोस्ती थी, बरसों पुरानी। दोस्ती प्यार में बदल गया, अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अनुराग एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, माली हालत से ठीक नहीं था, लेकिन प्यार अंधा होता है। प्रगति को बस ये था कि किसी तरह से अनुराग उसकी ज़िंदगी में आ जाए, दोनों शादी करेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन इधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई से हो चुकी थी, और वो एक करोड़पति कारोबारी थे, एक हैसियत थी। फिर उनका छोटा भाई था दिलीप, कुंवारा। घर वालों को लगा बड़ी बेटी को बहुत अच्छे से वो लोग रख रहे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, इज्जत से रख रहे हैं, पैसे की भी कमी नहीं, हर ज़रूरत पूरी हो रही है। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि छोटी बेटी को भी इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी मिले। तो बात छिड़ी। खुद प्रगति की बड़ी बहन ने अपने हस्बैंड से बात की, यानी दिलीप के बड़े भाई से। वो भी खुश, क्योंकि बड़ी बहन बहुत संस्कारी अच्छी, कि चलो छोटी बहन भी ऐसी होगी, एक ही घर में दोनों बहन आ जाएंगी, दोनों भाई भी खुश रहेंगे। रिश्ते की बात पक्की हो गई। लेकिन इधर प्रगति अड़ी हुई थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, और पूरा घर प्रगति और अनुराग के रिश्ते से वाकिफ था, लेकिन वो अनुराग के साथ शादी कराने को तैयार नहीं थे। तभी प्रगति के दिमाग में ख्याल आया। एक रोज़ मौका मिलते ही वो गाँव में अनुराग से मिली। उसने कहा कि मेरे ऊपर दबाव है, मेरे घर वाले दिलीप से मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं सोच रही हूँ कि शादी कर लूँ। अनुराग हैरान कि ये क्या कह रही है। उसने कहा शादी कर लूँ, और शादी के कुछ दिनों बाद अगर दिलीप मर जाए तो दिलीप के हिस्से की सारी दौलत उसकी विधवा होने के नाते उसे मिलेगा, और फिर हम दोनों आराम से शादी कर सकते हैं। फिर माँ बाप भी अब जोर नहीं डालेंगे, वैसे भी तब विधवा हो चुकी होंगी मैं, और विधवा का हाथ थामने से लोग हिचकते हैं, तो समाज बिरादरी वाले हिचकेंगे। ऐसे में तुम आगे बढ़ना, मेरा हाथ मांगना, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कि देखो एक विधवा को अपना रहा है। पैसे अलग। बात जम गई, दोनों ने प्लानिंग शुरू की। 5 मार्च को शादी हो गई। अब किसी तरीके से वक्त काटना था, लेकिन उतावली इतनी थी प्रगति कि उसे इंतजार नहीं हो रहा था, बस ये था कि जल्द से जल्द दिलीप को रास्ते से हटा दें। 6 तारीख को विदा होकर वो मायके गई। उसके 2-3 दिन बाद फिर मतलब ससुराल गई, फिर घर आई। घर आते ही उसने मैसेज भिजवाया, अनुराग से मिलने के लिए कहा। दोनों जाकर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और फिर यह तय होता है कि बस अब इंतज़ार नहीं, दिलीप को रास्ते से हटा दो। वो अपने साथ मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे वो लगभग 1 लाख रुपए थे। वो 1 लाख रुपए अपने साथ लाई थी। उसने वो 1 लाख रुपए अनुराग को दिया और कहा कि तुम किसी सुपारी किलर को ढूंढो और ये पैसा उसे दो और बोलो दिलीप को रास्ते से हटा दे। अब अनुराग ने सुपारी किलर को ढूंढना शुरू किया। अपने कुछ दोस्तों के जरिए पता चला कि एक रामजी नागर नाम का क्रिमिनल है जो ऐसे काम कर सकता है। वो रामजी नागर से मिला। रामजी नागर को अपने कुछ केसेस के सिलसिले में पैसे की ज़रूरत थी। उसने कहा ठीक है करूँगा, लेकिन 2 लाख रुपये लूँगा। लेकिन अनुराग के पास 1 लाख रुपये थे जो मुंह दिखाई की रकम में से प्रगति ने दिए थे। 1 लाख रुपये का इंतजाम खुद अनुराग ने किया और इस तरीके से 2 लाख रुपये हो गए। उसने वो पैसे रामजी नागर को दिए। अब इस बीच में प्रगति वापस ससुराल पहुंच गई, क्योंकि उसे पता था 14 को दिवाली है, 14 मार्च को फिर घर आएंगे मायके में। 14 मार्च को होली के मौके पर वो फिर वापस आई। इसके बाद फिर से प्लानिंग हुई किस दिन ये सब करना है। उसने कहा जिस दिन दिलीप अब घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि आजकल शादी की वजह से वो छुट्टी पर है, तो किस दिन निकलेगा इसकी जानकारी वो खुद देगी। और तय हुआ कि व्हाट्सएप कॉल से ही सब बातें होंगी। इसके बाद वो होली के बाद वापस ससुराल पहुंचती है। इत्तेफाक से 19 मार्च दिलीप प्रगति से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, सारा काम भैया देख रहे हैं, अब मैं भी काम पर निकलता हूँ। उस दिन पहली बार निकला। वो जैसे ही निकला, इधर प्रगति ने अनुराग को व्हाट्सएप कॉल किया। उसने कहा आज वो काम पर गया, बस उसका पीछा करो और जहाँ मौका मिले देख लो। अनुराग ने फौरन सुपारी किलर रामजी नागर को फ़ोन किया। अब दोनों इकट्ठा हो गए और इंतज़ार करने लगे। उन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी कि ये कहाँ कहाँ जाता है। इत्तेफाक से जब एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए रुका दिलीप, तब इनके साथ 2 और लोग थे, वो पहुँचे। उन्होंने कहा भैया हमारी एक गाड़ी फंस गई है, ख़राब हो गई है, आप क्रेन व्रेन आप किराए पर देते हैं, हमारी गाड़ी निकाल दीजिए, मुसीबत में है। दिलीप को लगा मदद करनी चाहिए। उसने कहा चलो, और वो उन सभी को अपने क्रेन पे बैठा कर ले चल पड़ा।
एक सुनसान जगह पर उन्होंने क्रेन रोका। उसके बाद अचानक पीछे से दिलीप के सर में गोली मारी। पुख्ता करना चाहते थे इसलिए फिर चाकू से वार किया और ये सब करने के बाद वहां से भाग गए। अब खुलासा हो गया, यानी प्रगति दूसरी शादी करने के लिए पहली शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए वो इतनी उतावली थी कि पहली शादी में जो मेहंदी के रंग थे उसको उतरने का भी उसने मौका नहीं दिया। पुलिस की माने तो बड़े आराम से घर वालों की मर्जी के खिलाफ विरोध करके प्रगति सीधे दूसरी शादी यानी अपने प्रेमी अनुराग से शादी कर सकती थी, दिलीप की जान बच जाती। लेकिन प्रगति के मन में कुछ और था। उसे अब सिर्फ प्रेमी अनुराग नहीं बल्कि दिलीप के पैसे भी चाहिए थे। और इस तरह एक मासूम मारा गया और एक पत्नी के हाथों एक पति का और कत्ल हो गया। पति पत्नी का कत्ल कर रहे हैं, पत्नी पति का कत्ल कर रहे हैं। डेटा आपको शुरू में बताया, पता नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है। खैर ये थी आज की कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रजनी शर्मा जी, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रजनी शर्मा जी। और ये मिशिता एंड आशीष इनकी मम्मी है। ईशानी राठौड़, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ईशानी। और ये ऋषभ राठौड़ जी ने भेजा है। साथ ही करण चंचलानी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे करण। और ये भेजा है इनकी सिस्टर दिव्या चंचलानी ने। इसके अलावा पार्व, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पार्व। और ये नम्हा एंड जिग्नेश पटेल, इन दोनों के बेटे हैं पार्व। साथ ही आज तैयबा बानो एंड मोहम्मद नौशाद, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, तैयबा एंड नौशाद। और भेजा है जैनब एंड माशूक आलम ने। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।